नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर स्किल इंडिया एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू क्लास 6। पहला क्वेश्चन है, लैंप बल्ब के फिलामेंट बने होते हैं निकिल, क्रोमियम, टंगस्टन या टिन। इसका सही आंसर बताना है कि वो लैंप बल्ब के फिलामेंट किस मेटल के बने होते हैं। तो लैंप फिलामेंट के जो लैंप बल्ब के फिलामेंट बने जो होते हैं वो होते हैं हमारे टंगस्टन धातु के। टंगस्टन का कितना गलनांक होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस का गलनांक होता है। ठीक। टिन जो होता है, टिन का 230 होता है। ठीक। टिन का एस क्या होता है? कैसिटोराइट या टिन स्टोन, इसका अयस्क होता है। ठीक है। और निकिल क्रोमियम से मिलकर क्या बना होता है? निको स्टील। स्टेनलेस स्टील का जो मिश्रण होता है, स्टेनलेस स्टील का जो मिश्रण होता है निकिल क्रोमियम स्टील से मिलकर बना होता है। ठीक, ये हमको याद रखता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु डुराल्यूमिन एंड हिंडोलियम में 95% है। इन डुराल्यूमिन एंड हिंडोलियम 95% ऑफ कंपोजिशन इज, क्या मिला होता है इसमें? कॉपर, जिंक, लेड या एल्यूमिनियम? किसमें मिला होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा एल्यूमिनियम। ठीक, एल्यूमिनियम में डुराल्यूमिन और हिंडोलियम जो होता है 95% होता है। ठीक, एल्यूमिनियम का गलनांक कितना होता है? 658 डिग्री सेल्सियस। ठीक। एल्यूमिनियम का कलर कैसा होता है? ग्रे वाइट। ये प्रश्न भी पूछता है। लेड का गलनांक कितना होता है? लेड का 230। जिंक कितना होता है? 420। और कॉपर का कितना होता है हमारा? 1083 डिग्री सेल्सियस। ठीक। कॉपर का रंग क्या होता है? कॉपर का रंग होता है हमारा रेड रंग, लिए ग्रीन। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने बताया था जिंक का और लेड का कलर क्या होता है, तो ये आपको हमको कमेंट करके बताना है। ठीक है। लेड का एस क्या होता है? लेड का एक्स होता है हमारा गैलेना, ये भी ध्यान रखना है। ठीक। जिंक का एस क्या होता है? जिंक का रस होता है कैलामाइन। तो ये क्वेश्चन हमको याद रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, प्रश्न में पूछी जा सकती है। ठीक है। पेपर में सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये कॉपर का जो रंग होता है, ये पिछली बार सीएनपी में, सॉरी आईएसपी में पूछा था। आईएसपी में पूछ चुका है ये प्रश्न। ठीक। ये भी एल्यूमिनियम का पूछा जा चुका है, गलनांक से पूछता है, या तो फिर कलर से पूछेगा। लेड का कलर से या गलनांक से पूछता है। ठीक है। जिंक का भी एक्स या कलर से पूछता है। तो ये सारी चीजें हमको नोट डाउन करनी है ना। अगला प्रश्न है, स्टील में कार्बन की मात्रा में वृद्धि से एन इंक्रीज इन द कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इंक्रीजेस। ठीक है, कार्बन की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है? हार्डनेस बढ़ जाती है, हार्डनेस इंक्रीजेस, मेलेबिलिटी बढ़ जाती है, डक्टिलिटी बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो स्टील में जब कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं तो क्या होता है? स्टील में क्या परिवर्तन आता है, ये आपको बताना है। तो स्टील में क्या परिवर्तन आता है हमें? इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, सेल में पूछा गया एक प्रश्न है कि स्टील बना होता है, स्टील जो होता है, स्टील किस धातु का मिश्रण होता है? तो स्टील जो होता है, लोहा प्लस कार्बन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्टील। ये सेल में पूछा गया प्रश्न।
तो ये स्टील से हमको ध्यान रखना है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोचदार विकृति के प्रतिरोध का धातु का गुण है? Which property of a material represent resistance to elastic deformation? Ductility, strength, कठोरपन, stiffness या elasticity? कमेंट करके बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। इसको हम कठोरपन कहते हैं ना, स्टिफनेस। अगला, एक बोल्ट जिसके एक छोर पर वुड थ्रेड होते हैं और दूसरे छोर पर मशीन थ्रेड होते हैं उसे कहते हैं। अ बोल्ट हैविंग वुड स्क्रू थ्रेड at one end and machine threaded at the other end is called, क्या बोलते हैं हम इसको? शोल्डर बोल्ट, कैरेज बोल्ट, जे बोल्ट या हैंग बोल्ट? इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हैंग बोल्ट। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है, नट का सबसे आम आकार है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन शेप ऑफ अ नट? नट किस आकार में होता है? स्क्वायर में होता है, हेक्सागोन होता है, राउंड होता है या फ्लैट होता है? तो अधिकतर जो नट होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। सेट स्क्रू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ सेट स्क्रू इज नॉट करेक्ट? यह एक अस्थायी फास्टनर है। इट इज अ टेम्परेरी फास्टनर। यह एक हैंडलेस है। इट इज हैंडलेस। आमतौर पर एक वस्तु को दूसरे वस्तु से भीतर स्क्रू करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह दो रोटेटिंग पार्ट्स के बीच में सापेक्ष मोशन को रोकने में समर्थ है। तो सेट स्क्रू के बारे में बताना है कि क्या यहाँ पर सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है? ये रोटेटिंग बीच के इसका पार्ट्स के बीच में सापेक्ष मोशन को रोकने में असमर्थ है। ये गलत है। अगला प्रश्न, एक छोटा हैंडलेस स्क्रू जिसमें स्क्रू ड्राइवर के लिए एक स्लॉट कटा होता है उसे कहते हैं। अ हैंडलेस स्क्रू हैविंग अ स्लॉट फॉर अ स्क्रू ड्राइवर इज कॉल्ड ग्रब स्क्रू, सेट स्क्रू, स्टड या फिर थंब स्क्रू? इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम ग्रब स्क्रू। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। एक ट्राई स्क्वायर की सटीकता कितनी होती है? ये प्रश्न इसरो में भी पूछा जा चुका है और आईएसपी नासिक के पेपर में पिछले साल का जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा जा चुका है। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ अ ट्राई स्क्वायर? 0.02 mm प्रति 10 mm की लंबाई, 0.004 mm प्रति 10 mm की लंबाई या 0.002 mm प्रति 10 mm की लंबाई या फिर 0.001 mm प्रति 10 mm की लंबाई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 0.002 mm प्रति 10 mm की लंबाई में इसकी शुद्धता होती है। विटनेस मार्क के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? विच पंच इज यूज फॉर मेकिंग विटनेस मार्क्स? डॉट पंच, पिन पंच, पैल पंच या सेंटर पंच? तो विटनेस मार्क के लिए हम किस पंच का उपयोग करते हैं? इसके लिए हम करते हैं डॉट पंच का। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। डॉट पंच जो होता है 60 डिग्री का कोण होता है, प्रिक पंच में 30 डिग्री का कोण होता है और सेंटर पंच में 90 डिग्री का कोण होता है। ये एंगल सभी हमारे प्रश्न में पूछता है।
और बेल पंच का उपयोग कहाँ करते हैं? बेल पंच का उपयोग करते हैं कूल जॉब का सेंटर निकालने के लिए। सेंटर निकालने के लिए बेल पंच का उपयोग करते हैं। उस कैलिपर का क्या नाम है जिसमें एक लेग एडजस्टेबल पॉइंट के साथ होती है और दूसरी लेग मुड़ी होती है? जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, बाहरी कैलिपर या फर्म जॉइंट कैलिपर? तो इस कैलिपर को क्या बोलते हैं हम? जेनी कैलिपर। इसको हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी बोलते हैं ना, दूसरा नाम हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी। सरफेस गेज पर मार्क किए गए पार्ट्स एक्स का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट्स मार्क एक्स इन द सरफेस गेज? तो इस भाग का नाम बताना है हमको। इस भाग का नाम क्या है? इसको नट बोलते हैं, स्नग बोलते हैं, स्पेंडल बोलते हैं या स्क्राइबर बोलते हैं? तो स्क्राइबर तो हमारा ये वाला भाग हो गया। ठीक, ये इसको बोलते हैं हम फाइन एडजस्टिंग नट। ये हो गया हमारा स्पेंडल। और ये है वर्किंग स्पेंडल, ये हमारा बेस हो गया। ठीक, और इस भाग को जो है, इस भाग को बोलते हैं हम स्नग। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक। अच्छा, एक और होता है बर्डिंग फाइल, जो होती है आकार में फ्लैट होती है। ठीक, आकार में फ्लैट होती है। ये प्रश्न भी आता है, बर्डिंग फाइल होती कैसी? तो इसका जो आकार जो होता है, फ्लैट आकार का होता है। अगला, कॉम्बिनेशन सेट पर मार्क किए गए पार्ट्स एक्स का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट्स मार्क एक्स इन द कॉम्बिनेशन सेट? इस भाग का नाम बताना है, ये क्या है? बेवल हेड है, सेंटर हेड है, स्क्वायर हेड है या प्रोटेक्टर हेड? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताओ आप। तो ये जो है प्रोटेक्टर हेड है ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो। अच्छा, प्रश्न पूछता है कॉम्बिनेशन सेट में कितने हेड होते हैं और कितने पार्ट्स होते हैं? कॉम्बिनेशन कितने भाग होते हैं? तो इसके तीन ही हेड होते हैं ना। इसमें आप स्ट्री रूल को इंक्लूड नहीं करना। ठीक, हमारे तीन ही भाग सही होते हैं इसके। नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार के डेटम का पालन किया गया है? एज डेटम, पॉइंट डेटम, सेंटर लाइन डेटम या संदर्भ लाइन डेटम? बताओ सही आंसर क्या होगा इसका। ये जो चित्र दिख रहा है आपको, इसमें किस प्रकार की डेटम लाइन का पालन किया गया है? तो इसका सही आंसर है हमारा एज डेटम। ठीक। अच्छा, एक प्रश्न और है। सबसे हार्ड पेंसिल का ग्रेड बताना है आपको। सबसे हार्ड पेंसिल और नर्म पेंसिल, ठीक, दोनों का। नीचे दिखाए गए पैरेलल ब्लॉक का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पैरेलल ब्लॉक शो इन द फिगर? ये जो है दिख रहा है आपको, ये इसका नाम बताना आपको। तो ठोस पैरेलल, सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, टेनन पैरेलल ब्लॉक, एंगुलर पैरेलल ब्लॉक या एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक? तो ये जो है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? जॉब को ऊंचाई सेट करने के लिए, जॉब की ऊंचाई सेट करने के लिए पैरेलल ब्लॉक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चीजल का उपयोग कीबे के कोनों से मटेरियल हटाने के लिए किया जाता है?
विच चीजल इज यूज फॉर रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ कीवे। फ्लैट चीजल का उपयोग करते हैं, डायमंड पॉइंट का, क्रॉस कट चीजल का, हाफ राउंड चीजल का। तो फ्लैट चीजल का जो उपयोग करते हैं बेल मेटल को हटाने के लिए, ठीक। डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग कहाँ करते हैं? कॉर्नर वगैरह का जो बार हटाने के लिए करते हैं ना, कॉर्नर वगैरह, उसके लिए हम मतलब किसका उपयोग करते हैं? डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग करते हैं। और कीवे काटने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कीवे काटने के लिए हम क्रॉस कट चीजल का उपयोग करते हैं। और हाफ राउंड चीजल का उपयोग कहाँ करते हैं? ऑयल होल बनाने के लिए, ऑयल होल या ऑयल ग्रुप बनाने के लिए हम हाफ राउंड चीजल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ ये बोल रहा है कीवे नहीं काटना, कीवे के कोनों से मटल हटाने के लिए, तो कीवे के कोनों से, ठीक है, रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ कीवे, कीवे के कॉर्नर से मटेरियल हटाना है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? डायमंड पॉइंट चीजल का। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि कीवे काटना है तो हम क्रॉस कट चीजल का उपयोग करेंगे। किस फाइल में एक दिशा में कटे हुए दांतों की पंक्तियां होती है? विच फाइल हैज रो ऑफ टीथ कट इन द कट इन वन डायरेक्शन ओनली? सिंगल कट, कर्व कट, सेकेंड कट और डबल कट। तो एक दिशा में किस में होता है? हमारा सिंगल कट फाइल में। अच्छा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, रास कट की रस्सी, कर्व कट के साथ पिए, ठीक। तो रास कट का उपयोग कहाँ करते हैं हम? लकड़ी और शीशा के लिए। किसके लिए? लकड़ी और शीशा के लिए रास कट फाइल का उपयोग करते हैं। और कर्व कट फाइल का उपयोग कहाँ करते हैं हम? सोल्डर, तामा, पीतल और एल्यूमिनियम के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कर्व कट फाइल का उपयोग करते हैं। रास कट फाइल जो होती है अर्ध गोलाकार होती है, ये जो होती है अर्ध गोलाकार होती है, आकार में अर्ध गोलाकार होती है। और दांते जो होते हैं त्रिभुज के आकार के होते हैं, त्रिभुज के आकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखना, इससे भी प्रश्न पूछता है। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? विच फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर? ये आगे ना, रास्कट फाइल का उपयोग करते हैं, वर्डिंग फाइल का उपयोग करते हैं, राउंड फाइल का उपयोग करते हैं, सिंगल पट फाइल का उपयोग। वर्डिंग फाइल जो होती है फ्लैट फाइल के जैसी होती है, आकारों जो होती है फ्लैट फाइल के समान होती है। रास्कट का उपयोग कहाँ करते हैं? रास्कट के त्रिभुज के आकार के दांते होते हैं और अर्धगोलाकार इसका आकार होता है। तो लकड़ी चमड़े के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम रास्कट फाइल का उपयोग करते हैं। ब्रॉन्ज, ब्रास, कास्ट आयरन काटने के लिए ब्लेड की किस पिच का उपयोग किया जाता है? विच ब्लेड पिच इज यूज फॉर कटिंग ब्रॉन्ज, ब्रास एंड कास्ट आयरन? 0.8, 1, 1.4 या 1.8? तो जो है कास्ट आयरन के लिए किसका उपयोग करते हैं? ब्रॉन्ज, ब्रास और कास्ट आयरन के लिए 1.8 वाली पिच का ब्लेड का उपयोग हम करते हैं। रिवेटिंग करने के लिए किस प्रकार के हैमर का उपयोग किया जाता है? ये आईजीएम में पूछा जा चुका है। पिछले बार आईजीएम हैदराबाद का पेपर हुआ था, उसमें इस प्रश्न को कॉपी पेस्ट किया जा चुका है। विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज फॉर रिवेटिंग? स्लेज हैमर, बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर या स्ट्रेट पेन हैमर? तो रिवेटिंग कार्य के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बॉल पेन हैमर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
ड्रिलिंग ऑपरेशन में कटिंग स्पीड की इकाई है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इज अ ड्रिलिंग ऑपरेशन? मीटर प्रति चक्कर, प्रति चक्कर, मीटर प्रति मिनट या प्रति मिनट? तो कटिंग स्पीड जो होती है मीटर प्रति मिनट में दर्शाई जाती है, ठीक। और फीड जो होती है प्रति रैम मतलब प्रति चक्कर से दर्शाई जाती है। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? कटिंग स्पीड बराबर पाई डी एन अपॉन 1000। ड्रिल में मार्क किए गए पार्ट्स एक्स का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट्स? इस भाग का नाम बताना है। तो ये तो हो गया यहाँ पर फ्लूट, ये हो गई मार्जिन, ये होगा लैंड। अभी क्या देखो, लिप दिया है, लैंड दिया है, बेप दिया है, फ्लैम। बेप यहाँ पर होती है ना, तो ये जो है लिप दी गई। सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। ड्रिलिंग मशीन में मार्क किए गए पार्ट्स एक्स का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट्स मार्क एक्स इन अ ड्रिलिंग मशीन? इस भाग का नाम बताना क्या? ड्रिल चक है, ड्रिल फीड हैंडल है, ड्राइविंग प्लेट है, डेप्थ गेज एंड स्टॉप। डेप्थ गेज एंड स्टॉप नहीं होगा, ड्राइविंग मोटर भी नहीं होगी, फीड हैंडल तो ये रखा है, ये भी नहीं होगा। बच्चा क्या हमारा? ड्रिल चक। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ड्रिल चक। स्लॉटेड प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्लॉट प्रोवाइड इन द स्लॉटेड प्लेट? जॉब क्लेम करने के लिए, होल्डिंग आसान करने के लिए, वजन कम करने के लिए, या दिखावट बेहतर बनाने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? टू क्लेम द जॉब, जॉब को क्लेम करने के लिए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ग्रेड ए ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? विच पार्ट्स विच मटेरियल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड ए सरफेस प्लेट? टोल स्टील, कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, या क्लोजली ग्रेन कास्ट आयरन? तो ए प्रकार के जो ग्रेड भी ब्लॉक होते हैं इसको बनाने के लिए उच्च स्पीड स्टील की यूज करते हैं, और बी प्रकार के बनाने के लिए क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, लंबाई में फाइलों के कटिंग फेस को उभारा क्यों बनाया जाता है? वर्कपीस पर उचित पकड़ पाने के लिए, सतह सपाट को फाइल करना आसान बनाने के लिए, फाइल फेस और वर्कपीस के बीच में क्लियरेंस के लिए, वर्कपीस पर समान दबाव बनाए रखने के लिए? कमेंट करके बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सपाट सतह को फाइल करना आसान बनाने के लिए। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे चित्र में 50 से 75 बाहरी माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द 50 to 75 आउटसाइड माइक्रोमीटर सोविलोप? नीचे माइक्रोमीटर दिया है, इसमें जो रीडिंग है इसको पढ़ के बताना हमको क्या है। और माइक्रोमीटर जो है 75 वाला यूज करता है, 75 से 25 से 75 साइज वाला है, ठीक है। तो इसकी रीडिंग के लिए क्या देखते हैं? सबसे पहले मेन डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, ठीक। उसके बाद सब स्केल डिवीजन, सब स्केल डिवीजन, उसके बाद वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसको देखने और उसमें जो जो भी होगा 50 तो हमारा खुला ही होगा। अब इसमें क्या होगा, जीरो को हम 50 मानेंगे, तो यहाँ 5, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक। यहाँ पर 14 वाला भाग खुल रहा है ना, तो 14 हमारा मैन स्केल डिवीजन हो गया। उसके बाद एक सब डिवीजन, सब डिवीजन कितना होगा? 0.5। ये कितना है? एक बराबर कितना होगा? 0.5। और बर्नियर स्केल कौन सी मिलेगी? मतलब थिम्बल डिवीजन। तो देखो ये 5, 9, 10, 11, 12, 13 नंबर की लाइन में गई।
मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 0.01, एक भाग का मान होता है, 13वां भाग मिल रहा है, तो कितना जाएगा, 0.13। तो मेन स्केल डिवीजन 14, सब डिवीजन 5, और वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा, 0.13। और हमारा 50वां वाला तो खुला ही है, इसकी रीडिंग करेंगे 3646। तो इसकी रीडिंग, सही रीडिंग क्या होनी चाहिए हमारी, सही रीडिंग क्या होगी हमारी, 64.63। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में हमारा क्या दिया, यहाँ पर 63 दिया है, और लेकिन 0.63 दिया, तो इसके हिसाब से हम इसको ए वाले को राइट आंसर लगेंगे। तो इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि किस तरीके से हमको निकालना है। तो पहले हमको मैन स्केल डिवीजन निकालना है, फिर सब स्केल डिवीजन, फिर बर्नियर स्केल डिवीजन। अगला प्रश्न दिया है, नीचे दिखाए गए ऑपरेशन का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन सो। 90 डिग्री पर लाइन मार्क है, फ्लैटनेस की जांच है, स्क्वायरनेस की जांच है, या फिर वर्कपीस को समकोण पर सेट करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सोच के बताइए कि जो आपको इमेज दिखाई दी है, इस इमेज के हिसाब से ये क्या चल रहा है। तो ये जो है फ्लैटनेस चेक कर रहा है ना, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक, चेकिंग फ्लैटनेस, फ्लैटनेस को चेक कर रहा है। अच्छा, टाई स्कोर की शुद्धता कितनी होती है, टाई स्कोर की शुद्धता होती है 0.002 mm प्रति 10 mm की लंबाई में। बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम के साथ फिट किया जाने वाला कौन सा भाग मापने वाला फेस है, एनविल, बैरल, स्पेंडल या रेचेट स्टॉप। रेचेट स्टॉप जो होता है प्रेशर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने के लिए रेचेट स्टॉप का उपयोग करते हैं। अभी बैरल जो है ना, बैरल में मैन स्केल डिवीजन होती है। ठीक, एनविल या स्पेंडल, अभी दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक, तो आप कमेंट करके बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो मापने वाला फेस के रूप में किसका उपयोग करते हैं हम, इसमें एनविल का उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। माइक्रोमीटर में थिम्बल के एक भाग का मान कितना होता है बताओ, आप कमेंट करके बताना, माइक्रोमीटर में एक थिम्बल का भाग का मान कितना होता है, कमेंट करके आपको बताना है। मशीन स्पेंडर पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है, हार्बर द्वारा, सॉकेट द्वारा, स्लिप द्वारा या विशेष क्लेम द्वारा। तो मशीन स्पेंडल बुद्धू जो चक को पकड़ते हैं, उसको पकड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आर्बर का, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और स्लिप का उपयोग कब कब करते हैं हम, जब ड्रिल जो है, ड्रिल का साइज छोटा होता है, ड्रिल का जब साइज छोटा होता है, तब हम आर्बर का, स्लिप का उपयोग करते हैं। और जब ड्रिल जो है, ड्रिल चक से जो बड़ा होता है, बड़ा साइज के लिए, बड़े साइज की ड्रिल के लिए हम सॉकेट का उपयोग करते हैं, ड्रिल के लिए सॉकेट का उपयोग करते हैं। बैन स्नेप का उपयोग क्या है, ये इसरो में पूछा गया प्रश्न है। व्हाट इज द यूज ऑफ अ बैन स्नेप, कटिंग्स ग्रुप, कटिंग इन अ जिगजैग पाथ, कटिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कटिंग इन अ सर्कुलर पाथ। ग्रुप काटने के लिए, जिगजैग पथ के साथ काटने के लिए, सीधी रेखा के साथ काटने के लिए, या सर्कुलर पथ के साथ काटने के लिए। तो कमेंट करके बताओ इसका सही आंसर क्या होगा।
बैंड स्निप का उपयोग करते हैं हम सर्कुलर पथ के साथ कटिंग करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस सीट मेटल को जोड़ना और सोल्डर करना सबसे आसान है? विच सीट मेटल इज इजीएस्ट टू ज्वाइन अ सोल्डर? सबसे इजी है टिंट प्लेट, लेड, गैल्वेनाइज्ड आयरन या स्टेनलेस स्टील? तो स्टेनलेस स्टील जो होता है निको स्टील से बना होता है, निको। इसकी शॉर्टकट क्या बनाया था हमने? निको स्टील। निकिल क्रोमियम स्टील से बना होता है स्टेनलेस स्टील। और गैल्वेनाइज्ड आयरन में जो होता है जिंक की परत चढ़ाते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। लेड का एस का होता है, लेड का होता है गैलेना, ये भी ध्यान रखना है। तो लेड का रंग कहता है कैसा होता है? ब्लूइश ग्रे वाइट, ब्लूइश ग्रे वाइट। और मेटल को जोड़ने और सोल्डर आसान करना सबसे आसान किस मेटल में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ये, टिन। अच्छा, टिन का ऐसा बना होता है, टिन स्टोन है कैस्टोराइट से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, शेयरिंग करते समय सीट मेटल के नीचे बर क्यों बनते हैं? वाई आर बर्स फॉर्म ऑन द अंडर साइड ऑफ सीट मेटल ड्यूरिंग शेयरिंग? शेयरिंग करते टाइम क्यों बनते? कोई क्लियरेंस नहीं थी, धातु हार्ड थी, फोर्स में वृद्धि थी, या क्लियरेंस अत्यधिक थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बर्फ बनने का कारण जो होगा क्लियरेंस अधिक होने का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नीचे दिखाए गए रिबिट में क्या दोष है? ये जो रिबिट देख रहे हैं आप, इसमें क्या डिफेक्ट है बताना है आपको। प्लेटों के बीच में बर्स, रिबिट हेड केंद्रित नहीं है, दिया गया अलाउंस बहुत अधिक है, प्लेटों पर छेद अलाइन में नहीं है, बर्स बिटवीन प्लेट्स, रिबिट हेड नॉट सेंटर्ड, टू मच अलाउंस प्रोवाइडेड, होल इज द प्लेट्स आर नॉट इन लाइन? तो जो है प्लेट पर छेद का लाइन में नहीं है, प्लेट में जो है छेद जो है लाइन में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नीचे दिखाए गए रिबिट दोस्त का क्या नाम है? इस रिबिट दोस्त का नाम बताना है हमको। तो यहाँ पर देखो कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा हो रहा है, ये देखो, जिस दोस्त का नाम बताना है हमको। सैंक पर बहुत कम अलाउंस, सैंक पर बहुत अधिक अलाउंस, सैंक का रिबिट हेड के केंद्र में नहीं है ना, सैंक का रिबिट हेड लंबवत नहीं है। तो उसका सही आंसर क्या होगा हमारा? सेंग पर जो है बहुत अधिक अलाउंस है, सेंग पर बहुत अधिक अलाउंस है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। दोषपूर्ण रिपीटिंग, दोषपूर्ण रिपीटिंग का कारण क्या है? इस रिपीट जो है इसका कारण बताना क्या है? व्हाट इज द केस और डिफेक्टिव रिपीटिंग? प्लेटों को बीच में बर्स, दिया गया अलाउंस बहुत कम, प्लेटों का अनुचित जोड़, दिया गया अलाउंस बहुत अधिक? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्लेटों के बीच में अनुचित जोड़, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नीचे दिखाए गए रिपीटिंग में क्या दोष है? व्हाट इज द डिफेक्ट इन द रिबीट? जो लोग बहुत कम अलाउंस है, ये देखो, ये यहाँ पर ऊपर का हेड सही नहीं बना, प्लेटों के बीच में वर्स है, प्लेटों पर छेद अलाइन में नहीं है, रिबीट बॉडी लंबक नहीं है, तो इसमें जो है बहुत कम अलाउंस है।
ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो। बकलिंग से बचने के लिए रिवेटों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रिवेट टू अवॉइड बकलिंग? इसके लिए कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी रखते हैं? रिवेट के बीच में मार्जिन क्या होती है? मार्जिन को हम 2D होती है, और जो बकलिंग से बचने के लिए हम पिच रखते हैं जो कि 3D होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। यदि गैस वेल्डिंग टार्च की नोजल पिघले धातु को छू ले तो क्या होगा? What happen if the nozzle of a gas welding torch touches the melted metal? स्पार्क होगी, स्मोक होगा, या बैकफायर होगी, या फ्लैशबैक होगा? तो इससे क्या होगा, नोजल टच कर लेगी तो ये जो होगा बैकफायर होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज पूछता है, तो बैकफायर से जो बचने के लिए, बैकफायर से के लिए सबसे पहले सबसे पहले किसे बंद करेंगे? किसे बंद करेंगे मतलब ऑक्सीजन पाइप को बंद करेंगे, या फिर एसिटिलीन पाइप को बंद करेंगे? ये आपको कमेंट करके बताना है ना। ऑक्सीजन को बंद करेंगे या फिर एसिटिलीन को? चित्र में दिखाया गया बेल्ट दोष को पहचानिए। इस बेल्ट दोष को बताना क्या है? अंडर कट है, क्रैक है, फ्यूजन की कमी है, या अपूर्ण पेनिट्रेशन है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन? तो ये जो है अंडर कट दिखाया गया, ठीक, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। बेल्ट में ऐसा कौन सा आंतरिक दोष है जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता? स्पैटर है, पोरोसिटी है, अंडरकट है, और स्टे आर्क है? तो इसमें जो है पोरोसिटी होती है। पोरोसिटी जो होती है, बारीक 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 हुए छेद हो जाते हैं। और स्पेटर में जो है, स्पेटर एक तरीके जो है, यदि फुंसी वगैरह होती है ना चेहरे में, उसी तरीके का होता है स्वेटर। मतलब वेल्डिंग जॉइंट में इसका कण जम जाना। और नग्न आंखों से हम किसको नहीं देख सकते? पोरोसिटी को। ऑप्शन पी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक्स मार्क किए गए भाग का क्या नाम है? इस भाग का नाम बताना हमको क्या है? ब्रेस्ट प्लेट, बेबल पिनियन, फ्रेमवर्क, या लॉकिंग स्क्रू? इस भाग का नाम क्या है हमारा? बेबल पिनियन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। हैंड रिमर के दांत असमान दूरी पर क्यों बनाए जाते हैं? Why are the teeth of hand trimmer enabling space? चेटरिंग कम करने के लिए, अधिक धातु हटाने के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए, टूल का जीवन बढ़ाने के लिए? तो असमान, हैंड ट्रिमर के दांतों पर असमान दूरी जो इसलिए बनाते हैं क्योंकि चेटरिंग को रोक सके हम, चेटरिंग कम करने के लिए। एक ग्रेजुएट डायल पर पॉइंटर के माध्यम से आकार में छोटे परिवर्तन को बढ़ाकर दर्शाने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं? डायरेक्टर्स इंडिकेटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डायल वर्नियर कैलिपर, या डायल माइक्रोमीटर, या वर्नियर माइक्रोमीटर? तो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं हम? डायल वर्नियर, डायल टेस्ट इंडिकेटर। नीचे दिखाएगा ऑपरेशन का क्या नाम है? स्क्वायर शोल्डर, फिलेट शोल्डर, बेल्ट शोल्डर, या अंडर शोल्डर? तो इसका जो जो दिखाया गया है, ये जो है अंडर शोल्डर।
बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस प्रकार की कटिंग टूल का उपयोग करते हैं? ठोस टूल, ब्रेस टूल, थ्रो अवे प्रकार के टूल और होल्डर के साथ इंसर्टेड बिट्स। इसका उपयोग बड़े उत्पादन में किसका उपयोग करते हैं? थ्रो अवे टूल का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। वर्नियर कैलिपर में सबसे छोटे संभावित माप को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पोजीशन मेजरिंग मेजरमेंट इन अ वर्नियर कैलिपर? कॉल क्या बुलाते हैं हम इसको? विचलन, डिविएशन कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं, अलाउंस कहते हैं या लिस्ट काउंट कहते हैं? तो सबसे छोटे से छोटे मार्क को हम क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट। इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है? स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, इनसाइड माइक्रोमीटर या बाहरी माइक्रोमीटर? अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है। तो इसमें जो है स्टील रूल भी अप्रत्यक्ष मापक यंत्र नहीं है, वर्नियर कैलिपर भी नहीं है, इनसाइड माइक्रोमीटर भी नहीं है, बाहरी माइक्रोमीटर भी नहीं है। सभी जो है डायरेक्ट मेजरिंग टूल है। ठीक है। यहाँ पर और कुछ रहता है तो देखते हैं कि सभी जो है प्रत्यक्ष मापक यंत्र है। एक बाहरी माइक्रोमीटर की बेवल्ड ग्रेजुएट स्लिप का क्या नाम है? एनबिल, बैरल, स्पेंडल या थिम्बल? तो बेवल ग्रेजुएट वाले भाग को क्या बोलते हैं? थिम्बल। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। एक बाहरी माइक्रोमीटर स्पेंडल के पूरे रोटेशन में यह कितनी दूरी आगे बढ़ता है? कितनी दूरी पर आगे बढ़ेगा कि पिच के बराबर? 0.5 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की ये छठी क्लास थी जिसमें हमने 50 क्वेश्चन को कवर किया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी मिल जाए। और दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि 75% मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो चैनल वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो यदि आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें बहुत मोटिवेशन देता है। ठीक है, रात के 2 बजे तक 3 बजे तक आपके लिए पीडीएफ बनाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।